वेलकम टू मानविका WCIS। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता, जिसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं, ऐसे ही हमने जो दूसरा अपीलीय अधिकारिता के बारे में जाना था। अपीलीय अधिकारिता में हमने कहाँ से आर्टिकल 132 से लेकर 136 तक जाना था कि क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। अब हम आर्टिकल 137 से आगे पढ़ेंगे कि आर्टिकल 137 क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ये आर्टिकल हैं। हमने जैसे कि बताया था, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक भारतीय के संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित वर्णन किया हुआ है। अब आर्टिकल 137 से आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो अपने निर्णय देता है या अपना कोई ऑर्डर देता है, तो क्या उसका पुनरावलोकन मतलब रिव्यू कर सकता है। हाँ, रिव्यू कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि सुप्रीम कोर्ट को प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दिया हुआ कोई निर्णय किसी भी पक्ष के प्रति न्याय नहीं कर रहा है, यानी कि उससे यह प्रतीत होता है कि किसी के पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वह अपने निर्णय, जो दिया हुआ निर्णय है, उसी पर पुनर्विचार कर सकता है, जिससे उसे प्रॉपर न्याय मिल सके। तो इसके अनुसार वह अपने दोबारा जब विचार करेगा तो अपने जो निर्णय है उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये एक बहुत विशेष बात है, बहुत अच्छा बात है ये, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए निर्णय का ही अपना रिव्यू करे। तो इसे, अगर इस तरीके की कोई याचिका होती है तो उसे क्या कहा जाता है? रिव्यू पिटीशन, यानी कि पुनर्विचार याचिका कहते हैं। अब ये एक शब्द सुना होगा आपने, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ये उस अवधारणा से थोड़ा अलग है, अभी हम आगे समझेंगे किस तरीके से अलग है। इसे केवल निर्णयों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का रिव्यू बोलेंगे, या फिर बोलेंगे रिव्यू पिटीशन, या बोलेंगे पुनर्विचार याचिका। अब इससे आगे देखते हैं आर्टिकल हमारा जो है 138 क्या कहता है। अब 138 क्या देता है? अभी तक हमने अपीलीय, मूल अधिकारिता वगैरह जाना था, और अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकारिता कौन देता है। विशेष अधिकारिता मतलब कुछ विषयों पर अतिरिक्त अधिकारिता। तो अतिरिक्त अधिकारिता के अंतर्गत क्या आता है? जैसे संसद है, इसके लिए संसद कानून बनाकर इसकी को अतिरिक्त अधिकारिता दे सकता है। अब इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, किससे संबंधित उसे अधिक अतिरिक्त अधिकारिता मिलेगी। यदि किसी संघ सूची, हमने जो शेड्यूल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें जब 7वीं अनुसूची को पढ़ा था तो हमने जाना था कि हमने जो कुछ विषयों को अलग अलग उसमें डिवाइड कर रखा है, उसी के अंतर्गत जो केंद्र से संबंधित विषय होते हैं वो संघ सूची में होते हैं। तो जो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट की बात आ रही है, तो उसके से संबंधित विषयों पर सुप्रीम कोर्ट को अगर अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां देनी हो, तो संसद विधि बनाकर इन विषयों पर से संबंधित बातों पर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकारिता दे सकती है। ऐसे ही एक दूसरी चीज इसमें और लिखी है, दूसरा पॉइंट, वो क्या लिखा है? भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच किसी करार द्वारा ऐसी को अतिरिक्त अधिकार व शक्तियां प्रदान करने के लिए। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ हुई हो, भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच कोई करार हुआ हो, तो उससे संबंधित विषय पर किसी पर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकार या शक्तियां देनी हो, तो उसके लिए भी कौन देगा? इसे संसद एक कानून बनाकर दे सकता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं संसद का रोल आ रहा है और कानून का रोल आ रहा है। कानून बनाकर इनको इन विषयों से संबंधित शक्तियां दी जा सकती हैं। तो ये आर्टिकल 138 कहता था। अब आते हैं, हमने अच्छे तरीके से जाना है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमें जो है सुप्रीम कोर्ट से मूल अधिकार की रक्षा के लिए कुछ रिट्स जारी करने की शक्ति मिली हुई है। वो आर्टिकल 132 में 5 तरीके की रिट्स दी हुई हैं, और 5 तरीके की रिट्स कौन सी दी हुई हैं उनको हम जानते ही हैं। ना पता हो तो देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, क्यू वारंटो उत्प्रेषण। तो ये सब जो हैं ये दी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चीज़ें जो दी हुई हैं, ये जो रिट की बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा भी हम अगर कोई और आधार बनाएं, ये
जो आधार है इनके अलावा कोई हमें और आधार बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि इस उससे संबंधित भी अगर रिट जारी करने की शक्ति देनी हो सुप्रीम कोर्ट को, तो वो भी हम कैसे दे सकते हैं। इसके लिए भी किसका रोल आएगा, संसद का आएगा, कि वो संसद दे सकता है कैसे, एक कानून बनाकर इनको ये शक्तियां दे सकता है। ये आर्टिकल 139 कहता है। इसका मतलब ये हुआ रिट, सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता का विस्तार, इसका मतलब ये हुआ। तो कौन देता है विस्तार के लिए शक्ति, ये देता है संसद, कैसे, कानून बनाकर। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहीं मतलब कोई ऐसी पावर है कि वो एक कोर्ट, हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी मामले का या किसी कार्रवाई का ट्रांसफ़र कर सके, जैसे कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, या मतलब किसी मामले से संबंधित बात, तो वो कर सकता है क्या, या फिर किसी हाई कोर्ट से कोई मैटर अपने पास मंगा ले, तो ये कर सकता है। हाँ, ये स्थानांतरण की शक्ति, मामले के स्थानांतरण की शक्ति बोलेंगे इसे, तो ये दे दी गई है आर्टिकल 139 ए का मतलब जो कैपिटल ए आ जाता है तो इसको कहते हैं कि ये संविधान में बाद में जोड़ा गया आर्टिकल। तो ये क्या, ये कब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 44वें संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। तो अभी क्या है, कुछ विशेष आधार दिए हुए हैं इसमें, तो उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय से में कोई भी लंबित मामला है उसे अपने पास मंगा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ विशेष आधार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, उन्हें डिटेल में जानना अभी ज़रूरी नहीं, केवल आप ये समझ लीजिए ये केवल मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है, किसी केस के ट्रांसफ़र करने से संबंधित है। ये शक्ति किसको, सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। तो ऐसे ही न्याय की किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित समझते हुए अगर कोई लगे कि किसी हाई कोर्ट में प्रॉपर उसका न्याय नहीं मिल पा रहा है किसी व्यक्ति को, तो एक हाई कोर्ट से मामला, लंबित मामले को किसी अन्य हाई कोर्ट में या उसकी कार्रवाई को किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे, तो ये शक्ति भी दे दी गई है। किसको दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। तो ये हमने 139 ए में, 139 में तो रिट अधिकारिता के विस्तार की बात की, और इसी के 139 ए जो है उसमें किसकी बात आ गई, मामलों के स्थानांतरण से संबंधित। अब बात करते हैं इससे अच्छा आगे, अनुपूरक शक्तियाँ। अनुपूरक शक्तियाँ भी इसे क्या मिली हुई हैं, अनुपूरक शक्तियों का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री पावर्स। तो वो क्या हो गया, ये भी क्या है, संसद विधि बनाकर इसको दे सकती है। तो यही चीज़ है। और ये अनुपूरक शक्तियाँ देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसका जो सुप्रीम कोर्ट को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, जो उसकी अधिकारिता है उसको अधिक प्रभावी रूप से वह प्रयोग कर सके, तो इस योग्य बनाने के लिए अगर प्रतीत होता है तो कोई संसद विधि बनाकर इसको अनुपूरक शक्तियाँ भी दे सकता है। तो ये सब है, संसद को कितने अधिकार दे रखे हैं अभी हमें समझ में आ गया। अगर हमें अनुपूरक शक्ति देनी हो, सप्लीमेंट्री पावर देनी हो, तो भी संसद में विधि बनाकर दे सकते हैं। या फिर हमें इससे ऊपर हमने जाना था कि किसी भी तरीके से रिट अधिकारिता में विश्वास करना, विस्तार करना, तो भी हमारा काम संसद ही कानून बनाकर करेगा। अब इससे ऊपर हमने जाना था कि अगर हमें किसी संघ सूची के विषय या कोई करार से संबंधित, जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच करार है उससे संबंधित कोई अतिरिक्त अधिकारिता देनी हो, तो उन विषयों पर भी हमारा संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें संसद को देख सकते हैं आप, कितनी पावर्स मिली हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर्स का विस्तार करने के लिए। अब आते हैं हम, क्या है ये आर्टिकल 141 क्या कहता है। 141 का मतलब ये है, जो हमने एकीकृत अपनी न्याय व्यवस्था देखी थी उसी से संबंधित एक हो गया, कि जिससे हमें पता लगेगा कि लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और ये एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो इसी से संबंधित हो गया। उच्चतम न्यायालय जो है अपने द्वारा कोई विधि घोषित करता है तो वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो सभी न्यायालय हैं उन पर आबद्ध कर होगी, बाइंडिंग होगी। तो ये अपने जो मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके लिए कोई भी अगर लॉ बनाता है तो वो सब पे बाइंडिंग होगा, मानना ही मानना है उनको। तो ये हो गया इससे संबंधित, ये आर्टिकल 141 कहता है हमारा। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति दी हुई है। पूर्ण न्याय, तो पूर्ण न्याय का मतलब यह है कि ये शक्ति कौन सा आर्टिकल इसको देता है, 142 देता है। इसमें इस शक्ति की चर्चा की गई है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश दे सकेगा जिसे, जो उसके समक्ष किसी भी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।
पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी ये ऐसी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकता है। ये शक्ति किसकी दे दी गई है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को देता है। अब ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है सलाहकारी अधिकारिता, इसमें हम जो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के रिलेशन को समझेंगे, तो अब वही चीज़ हो जाती है। इसमें जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तब भी हम इस सलाहकारी अधिकारिता को समझेंगे, लेकिन ये सलाहकारी अधिकारिता क्या है? अब इसमें क्या दिया हुआ, ये आर्टिकल 143 है, इसको आराम से और ध्यान से समझिएगा। इसमें दो क्लॉजेज दिए हुए हैं। पहला क्लॉज जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है, ये आ गया ना, राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि यानी कि लॉ या किसी फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या कोई ऐसा उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का हो या व्यापक महत्व का हो, जो सुप्रीम कोर्ट की राय जिसमें प्राप्त करना जरूरी हो जाए। कोई विधि का प्रश्न हो, ऐसा कोई ऐसा फैक्ट हो या कोई ऐसी स्थिति हो गई हो या ऐसी कोई संभावना उत्पन्न हो गई हो या कोई ऐसा व्यापक महत्व की बात हो कि सुप्रीम कोर्ट की राय लेना उसमें जरूरी लग रहा हो, राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता हो, तब वह चाहेगा तो उस प्रश्न पर विचार करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात वह जो भी ठीक समझता हो राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा, यानी कि अपना इस बारे में रिपोर्ट कर सकेगा। तो ये चीज़ें हो गई सलाह लेना, किसी भी टॉपिक पे सलाह लेना, इसीलिए इसको सलाहकारी अधिकारिता बोला गया है। अब ये बात आती है कि ये तो हो गया मेन चीज़, हो गया विधि या तथ्य से संबंधित या व्यापक महत्व की बात प्रश्न पर। अब 143 का क्लॉज 2 क्या कहता है? इसमें कहा गया यदि कोई विषय आर्टिकल 131 के प्रोविज़ो में यानी कि परंतुक में वर्णित है तो भी राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और एससी विचार करने के बाद अपनी राय दे सकेगा। अब ये बात आ गई कि आर्टिकल 131 का प्रोविज़ो क्या कहता है, परंतु क्या कहता है कि इस संविधान में के लागू होने से पहले की कोई संधि, करार, सनद या किसी अन्य लिखित प्रपत्रों से उत्पन्न विवाद को इस आर्टिकल के तहत नहीं उठाया जाएगा, यानी 131 के तहत नहीं उठाया जाता उसको। लेकिन उससे संबंधित कोई बात होगी तो उस पर राय जाननी हो, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी हो तो राष्ट्रपति ले सकता है। तो ये चीज़ इसमें कही गई एडिशनल है, तो ये आपको बस ध्यान रखनी है। कभी किसी क्वेश्चन में इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाए, बात आ जाए, तो आपको पता होनी चाहिए। अब बात आती है क्या जो ये राय देता है सुप्रीम कोर्ट, ये क्या राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी है, उसके लिए मानना चाहिए, उनके लिए बाइंडिंग है उनके लिए? तो एक केरल शिक्षा विधेयक 1958 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 143 के तहत दी गई राय सम्मान के योग्य तो है लेकिन बाइंडिंग नहीं है। जरूरी नहीं है राष्ट्रपति उसको माने या ना माने, ये उनके विवेक पे छोड़ दिया गया है। अब इसके अलावा एक विशेष बात और है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये अधिकार है कि अगर उनसे राष्ट्रपति ने कोई प्रश्न इस तरह पूछा है और उन्हें ये लगता है कि ये सही नहीं है और अनावश्यक है, तो वो उत्तर देने से भी मना कर सकते हैं कि अपनी राय ही ना दें, लेकिन सम्मान के लिए देते हैं वो राष्ट्रपति के सम्मान में। अब बात आती है राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे कुछ मामले भेजे गए हैं, वैसे तो बहुत से भेजे गए हैं, तो इसमें से हम प्रमुख मामलों की बात कर लेते हैं। बेरुवारी मामला है 1956 का, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामला है 1974 का, 1991 का कावेरी जल विवाद अधिकरण का मामला, अयोध्या मंदिर का 1993 का मामला और 1998 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण का मामला, यानी कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात आ रही है यहाँ पर। तो ये हमने जाना। अब बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जुडिशियल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करेंगे। तो ये बस एक वैसी जानकारी है। आर्टिकल 144 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी जो हैं, सिविल और न्यायिक अधिकारी जो हैं प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करेंगे। बस एक ये क्लॉज है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बस अगर कभी हो तो थोड़ा बहुत जानकारी में हो तो अच्छा है।
अब ये बात आ जाती है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसी को दी गई है क्या? इसकी शक्ति संसद को दी गई है किसे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को स्वयं को दी गई है। किसके? आर्टिकल 145 के तहत। अब क्या दी गई है कि वह जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसे पावर दे दी गई है कि वह अपनी प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकती है, और लेकिन इसमें 2 शर्तों का उसे पालन करना पड़ेगा। कौन सी? पहले ही कि नियम जो हो राष्ट्रपति के जो है अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं, कि राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी है। और दूसरा, ये जो भी नियम बनाए वो संसद द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, कि जो भी हैं कि संसद के द्वारा बनाए हुए किसी कानूनों के विरुद्ध हों। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपने लिए खुद ही अपने नियम बना सकती है, प्रक्रिया से संबंधित कोई भी। अब किसी मामले में संविधान की किसी व्याख्या का प्रश्न हो या राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न में विचार करने का प्रसंग हो, तो इन दोनों कंडीशंस में कितने न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी? क्या केवल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे या कोई पीठ बैठेगी इसके लिए? पीठ का मतलब कोई बेंच। तो एक 145 का जो क्लॉज 3 है ये स्पष्ट कर देता है, यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो। संविधान की व्याख्या, तो हम कहते हैं ना, संविधान की व्याख्या का किसे कौन कर सकता है? संविधान की व्याख्या करने के लिए किसे ऑथोराइज है? कौन? वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग, यानी कि सलाहकारी अधिकारिता की बात हो रही है। तो इसमें जो है तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी इसके लिए। और 5 या ये अधिक न्यायाधीशों की पीठ को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संविधान पीठ कहेंगे। तो ये है विशेष रूप से 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके की होती हैं। तो ये ऑड नंबर में ही होती हैं, वो इसलिए क्योंकि निर्णय लेने में आसानी हो, क्योंकि कौन पक्ष में है विपक्ष में है। अगर इक्वल नंबर ले लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 4 हुए, 2 इधर 2 उधर, तो वो निर्णय नहीं होंगे। इस तरीके से जो संविधान पीठ होती है वो अपने मतलब व्याख्या के प्रश्न में पक्ष या विपक्ष में अपना वो दे सकती है। तो ये चीज़ें रहती हैं। संविधान की व्याख्या की बात आ रही है तब संविधान पीठ में, तो ये इस तरीके से गठित की जाती हैं। अब बात आती है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है इसे, सुप्रीम कोर्ट को। अब कैसे है? यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है लेजिस्लेचर। तो वो उस तरीके से बनाए हुए संविधान का कोई कानून उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि उस पर अंकुश लगाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है। तो इसी को क्या कहा जाता है? और जुडिशियल रिव्यू, जो हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात कर रहे थे। तो ये चीज़ जो है ये बस ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से केवल यही नहीं, और ये ऐसा भी होता है कि किसी एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर ऐसा हो तो उसके लिए भी मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान रखेगा कि ये किसी मतलब संविधान के किसी जो भी है उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है प्रावधानों का, तो उसके अनुरूप है कि नहीं है। तो ये सब देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, इसीलिए संविधान का संरक्षक कहा जाता है इसे। अब अन्य शक्तियां जो हैं कुछ और ध्यान रखनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए। अन्य शक्तियां व अधिकारिताएं क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच करने एवं उन्हें प्रमाणित करने के उपरांत ही राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को पदच्युत किया जा सकता है। ये यहाँ पर ये प्रक्रिया क्या दे दी? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को पदच्युत करने के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? सुप्रीम कोर्ट ही इसकी जांच करेगा और उसे प्रमाणित करेगा कि ये ठीक है। जांच के बाद में कि मतलब उनके लिए जो भी जांच के बाद में निर्णय देगा वो इनसे संबंधित चीज़ों में पदच्युत करने के लिए। तो ये जांच करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस तरीके का प्रश्न आ जाता है। अब जो हम व्याख्या की बात कर रहे थे, संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी किसको है? अंतिम व पूर्ण अधिकार किसको दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को, जो हमने ऊपर जाना ही संविधान का संरक्षक के तौर पे।
तो मुख्यतः ये आर्टिकल 13, 132, 133 और भी हैं, तो इन सबसे इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो कहीं सीधे नहीं लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में, लेकिन मतलब इन आर्टिकल्स में अलग अलग तरीके से उनको अधिकार दे दिए गए हैं कि वो व्याख्या कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है देश के सभी न्यायालय, पंचायतों आदि का न्यायिक अधीक्षण करने की भी शक्ति इसको दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस बोलते हैं इसको। तो ये हो गया। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उससे संबंध में कोई विवाद उत्पन्न अगर हो जाए तो इसका निपटान करने की शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य से संबंधित जांच की बात आती है और पदच्युत करने से पहले, और यहीं पर एक आती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद की बात आती है तो भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो हमने ये जाना कि संविधान का संरक्षक और नियम बनाने की शक्ति, ये सब चीज़ें हमने आज जान लिया। तो इस तरीके से हमारा सुप्रीम कोर्ट टॉपिक आज पूरा होता है। इसी के साथ मानविका WCIS आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।